तो जो 90 भाग हमारा है यानी 10 भाग उनका भी है। हम भी मानते हैं कि 10 भाग उनका है। जब 10 भाग उनका है तो वो भी जानते हैं कि 10 भाग उनका है। तो वो ईडब्ल्यूएस का एक प्राविधान करते हैं और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल लेवल पर आरक्षण की व्यवस्था करते हैं कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। संविधान में कहीं भी ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का जो प्राविधान है वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए है और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए है। तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हम हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े हम हैं, इसलिए हमें तो कोई आरक्षण मिला नहीं। हम मांग कर रहे हैं आजादी से पहले से लेकर 74 साल बाद तक आज मांग कर रहे हैं कि हमको हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए, हमको हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो आज तक हमें नहीं मिली। लेकिन जिन लोगों ने कभी मांग नहीं किया, जिन लोगों ने कभी कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, जिन लोगों ने कोई सभा गोष्ठी नहीं किया, जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया आरक्षण मांगने के लिए, उनके समाज के लोगों ने अपने समाज के लोगों के लिए 10% आरक्षण मात्र रात बीतने के बाद सुबह तक में दे दिया। 24 घंटे का भी समय नहीं लगा। लेकिन हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं अपने समाज के लिए कि हमको हमारी हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए, लेकिन इस हिस्सेदारी देने वाली सरकारों ने आज तक हिस्सेदारी नहीं दी। और हमारे लोग ये समझते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक है, कांग्रेस अच्छी है, लेकिन ये भ्रम वो पालते हैं क्योंकि बीजेपी जो है कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि इस देश के अंदर में जो कांग्रेस है वो सेकुलरिज्म की राजनीति करती है, जो कि वो सेकुलरिज्म जैसी चीज इस देश के अंदर में नहीं है। चाहे वो समाजवाद हो या साम्यवाद हो या सेकुलरवाद हो, इस देश में कोई वाद स्थापित नहीं हुआ। कहने के लिए है, इस देश में अगर कुछ स्थापित हुआ है तो वो मात्र और मात्र केवल ब्राह्मणवाद स्थापित हुआ है। और ये सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या समाजवादी पार्टियां हो या कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी हो, साम्यवाद का जो मुखौटा ओढ़ने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों ने इस देश में केवल और केवल अगर कुछ स्थापित किया है तो वो ब्राह्मणवाद स्थापित किया है। और ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और इस व्यवस्था को जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक हमको हमारा हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो साथियों, हम आपसे आशा अपेक्षा करते हैं कि आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ में जुड़ेंगे और ताकत निर्माण करेंगे और ऐसी ताकत निर्माण करेंगे जिसके साथ हम एक बड़ा जन आंदोलन इस देश के अंदर में खड़ा करेंगे और जिस जन आंदोलन के बदौलत इस देश की गूंगी बहरी ब्राह्मणों की बनाई हुई सरकार को घुटने टेकने पड़े और हमको हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वो मजबूत हो। ऐसी ही आशा अपेक्षा के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं साथियों। जय मुलासी साथियों। धन्यवाद माननीय एडवोकेट संदीप कुशवाहा जी। हमारे अगले वक्ता माननीय एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली। कैसा लगा ये लगाना नहीं आता? सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित हमारे मूल निवासी साथियों, तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से मत घबराना, सैलाबों पर वार करो। अरे ब्राह्मणवाद के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। सम्मानित साथियों, आज देश में लोकतंत्र नहीं हो, देश में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का देश से खात्मा कर दिया ब्राह्मणों ने पूरी तरह, और लोकतंत्र का खात्मा करके देश में ब्राह्मण तंत्र को प्रस्तावित करने का काम किया। 74 सालों में यही किया ब्राह्मणों ने। लोकतंत्र की बुनियाद तो ब्राह्मणों ने देश के अंदर उसी दिन खत्म कर दिया जब देश के अंदर 15 अगस्त 1947 को आजादी की लोगों ने घोषणा किया और ढिढोरा पीटा पूरे देश के अंदर कि हम आजाद हो गए हैं। आजादी का ढिढोरा पीटा इन लोगों ने, झूठा ढिढोरा पीटा, तो उसी दिन लोकतंत्र खत्म कर दिया। अंग्रेज चला गया, प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो देश में प्रधानमंत्री के 3 दावेदार हुए। अबुल कलाम आजाद हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार पटेल हुए। हमारा पुरखा सरदार पटेल को देश की 15 प्रोविंशियल कमेटी में 13 वोट मिली।
पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिली, अबुल कलाम आजाद को 1 वोट मिली। 1 वोट पाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और 13 वोट पाने वाला लोकतंत्र से बाहर कर दिया गया। ये काम सिर्फ ब्राह्मणों ने किया है। लोकतंत्र देश में है, कहाँ है लोकतंत्र? ये काम कांग्रेस और लोकतंत्र में ब्राह्मणों ने किया, खत्म कर दिया। और जैसे ही ब्राह्मणों का लोकतंत्र पर कब्जा हो गया, ब्राह्मण तंत्र प्रस्थापित कर दिया और देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण नेहरू हो गया। नेहरू ने पूरी तरह से कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस पर नेहरू का कब्जा होते ही देश के जितने भी राजे महाराजे थे, जितने भी पंडे पुरोहित थे, जितने भी सरमाएदार थे, ठेकेदार थे, दलाल थे, अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले लोग थे, सेना और पुलिस के अधिकारी थे, सारे के सारे लोग कांग्रेस को कब्जा कर लिए और आजादी का 74 साल की आजादी का सारा फायदा ब्राह्मणों ने उठाया। नेहरू ने सोचा आज हम सत्ता में हैं, कल विपक्ष में हो सकता है कि इस देश का मूल निवासी भी विपक्ष में आ सकता है। इस दूरगामी परिणाम को सोचते हुए ब्राह्मण नेहरू ने देश में जनसंघ की 1948 में ही जनसंघ की स्थापना करवाई कि सत्ता में भी ब्राह्मण की पार्टी रहे और विपक्ष में भी पार्टी ब्राह्मण की रहे। मूल निवासियों को सत्ता में हिस्सेदारी ना मिले, ये बात सोच करके उन्होंने मूल निवासियों का कोई 74 साल की तथा कथित आजादी में आज तक नेशनल लेवल पर कोई दल नहीं बनने दिया ब्राह्मणों ने। 1948 में जनसंघ को प्रस्थापित होते ही देश के जितने भी हरामखोर थे, मिलावटखोर थे, देश के जितने नकली नोट बनाने वाले थे, नकली नोट चलाने वाले थे, बम बनाने वाले थे, बम ब्लास्ट करने वाले थे, आतंकवादी थे, दहशतगर्द थे, कथावाचक थे, उपदेशक थे, प्रवचनकर्ता थे, गाय और गंगा धर्म के नाम पर लूटे खाने वाले जितने लोग थे आज भारतीय जनता पार्टी में छाए हुए हैं। ये काम इन्हीं लोगों ने किया। तो दोनों ब्राह्मण की पार्टी सत्ता में भी विपक्ष में भी, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका खात्मा कैसे करेंगे? कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से वो झांके, अरे लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। 72 सालों से, हजारों साल से हमारे समाज को गुलाम बनाया और आज भी गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को, भारत के मूल निवासियों को, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क से हमें मोहब्बत है, प्यार है, लोगों से मोहब्बत है, मगर ब्राह्मण कि न्यायिक चरित्र उसके अंदर नहीं होता, धोखेबाजी का चरित्र है, सांप के चरित्र का होता है ब्राह्मण, जिसका नतीजा है कि ब्राह्मणों को न देश से मोहब्बत है न देश के लोगों से मोहब्बत है। अगर देश के लोगों से मोहब्बत होती, मूल निवासियों से मोहब्बत होती तो 74 साल हो गए आजादी के, आज तक लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर हमारे लोगों की हिस्सेदारी नहीं हो पाई। लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं, ये कब्जा है। चाहे व्यवस्था क्या हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे प्रचार तंत्र हो, कहीं भी हमारी हिस्सेदारी नहीं है। नेहरू देश का जैसे ही प्रधानमंत्री हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सारे अधिकार दे दिए। हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार दिए। संपत्ति का अधिकार नहीं था, आर्टिकल 15(4), 16(4) में हमें नौकरी का अधिकार दिया। सैलरी मिलती है और संपत्ति बनी कि नहीं बनी, मगर आज हमारी हिस्सेदारी इसके बावजूद नहीं है। 50 में संविधान बना, 20 साल के बाद 70 में जैसे ही उन लोगों ने सोचा कि तो अहगरिया कुर्मी केवल चमार पासी धोबी धरक्या लोहार कुहार नाव तेली भूज कलवार, ये भी पढ़ लिख करके शासन प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी तय कर रहे हैं। ब्राह्मणों के होश उड़ गए, उनकी नीचे की जमीन खिसक गई, जलजला आ गया ब्राह्मणों के सामने। 90 आते आते तो इतना परेशान हो गए कि 90 में निजीकरण का कानून LPG बना दिया, 91 में निजीकरण का कानून बना दिया, शिक्षा को खत्म कर दिया। आज कुकुर मुत्ते की तरह देखिए तमाम विद्यालय खुल रहे हैं, मगर शिक्षा के नाम पर कोई मेरिट है? कानून तो यहां तक बना दिया कि कक्षा 8 तक बिना इम्तिहान लिए पास कर दिया जाए। हमारे लोगों में जब मेरिट नहीं रहेगी तो कैसे हम हाई स्कूल, इंटर, BA, MA करेंगे और IAS IPS की परीक्षा में जाएंगे? हक अधिकार ही खत्म कर दिया। तो नेहरू ने जब चुनाव की घोषणा किया 1952 में 1 जनवरी को कि देश में चुनाव होगा, लोकतंत्र हम प्रस्थापित करेंगे, तो लोकतंत्र प्रस्थापित करने के नाम पर देश में 60% देश की सबसे बड़ी पंचायत
लोकसभा पर कब्जा ब्राह्मणों का हो, ऐसा करने के मकसद से, ऐसा करने के उद्देश्य से पंडित नेहरू ने 60% ब्राह्मणों को टिकट देकर के 57% ब्राह्मणों को जितवाया और देश की सबसे बड़ी पंचायत पे कब्जा कराने का काम किया। कहां है हमारी हिस्सेदारी? भागीदारी खत्म कर दिया। 3.5% ब्राह्मण का 57% कब्जा करवाया। 3.5% ब्राह्मण जो देश में किसी भी पंचायत का भी चुनाव लड़ जाए तो चुनाव नहीं जीत सकता है, इसलिए कि लोकतंत्र में संख्या बल का सिद्धांत है। संख्या बल का सिद्धांत, जिसकी संख्या भारी होगी वही इस देश में राजपाट करेगा। पूरे देश के अंदर हम आज की तारीख में 60% से ज्यादा है। 1932 की जनगणना के आधार पर अगर हम स्वीकार करें फिर भी हमारी आबादी 52% है। और 100 में जिसको 51 वोट मिलेगी वही इस देश पर राज करेगा। हम 52 हैं, इसके बावजूद भी देश की सत्ता से बेदखल है। ऐसा क्यों हुआ? ये ब्राह्मणों की सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। उनका कब्जा है, कार्यपालिका पर उनका कब्जा है, जहां से IAS IPS होते हैं, जहां की प्रोजेक्ट नीतियां बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं अगर सरकार के, सारा कंप्लायंस वही करते हैं। तो जो अंग्रेजों के समय में जो भी DM SP हुआ करते थे वो अंग्रेज होते थे। बाकी सारी की सारी मशीनरी जो होती थी वो इंडियंस की होती थी। अंग्रेज चला गया, DM SP भी उसके चले गए। तो देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद को ये पावर होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने राजेंद्र प्रसाद को नहीं माना, बल्कि उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कहने पर उन्होंने कक्षा 8 फेल तक के आदमी को कलेक्टर और SP बनाने का काम किया। हमारी हिस्सेदारी भागीदारी खत्म कर दिया। कहा कि योग्यता की क्या जरूरत है? बिना योग्यता सिर्फ आदेश फरमान जारी किया जाता है, आदेश निर्देश दिया जाता है, योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। कक्षा 7-8 फेल लोगों को DM और SP बनाने का काम किया। आज देश की न्यायपालिका में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। न्यायपालिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। पूरे देश के अंदर 602 जजेज हैं। 602 जजेज में पूरे देश में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग 584 सीटों पर कब्जा किए हुए हैं। 3.5% ब्राह्मणों का 584 सीटों पर जजेज पर कब्जा है। हम 85% के लोग इस देश में हैं। हम 16 जज हैं पूरे देश में। तो हमारे संबंध में नीति कैसे बनेगी? हमारे लिए योजनाएं कैसे बनेंगी? हमारे हक में फैसला कैसे होगा? संविधान के विरोध में जाकर सारे फैसले ले रही है न्यायपालिका। हम चुप बैठे हैं। प्रचार तंत्र में जो कोई मीडिया कहते हैं आप, मीडिया में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। जो भी सरकार फैसले लेती है, जो भी न्यायपालिका फैसले लेती है, जो भी नीतियां बनती हैं, जो भी कार्यक्रम बनते हैं, जो भी एजेंडे बनते हैं, सारे के सारे नीतियों कार्यक्रमों को देश के लोगों को बताना चाहिए। मगर मीडिया चुप है। मीडिया एक भी काम नहीं कर रहा, इसलिए कि हमारी हिस्सेदारी होती, हमारे लोग प्रचार तंत्र के में अगर होते तो देश के लोगों को, बहुजनों को, मूल निवासियों को अवगत कराने का काम करते। मगर 74 सालों में ये भी नहीं पूरा हो पाया, जिसका नतीजा है कि हम लोग अपने घर में ही बेघर हो गए हैं। साथियों, आज हमारे समाज के लोगों के लिए कोई विकास की योजना ही नहीं बनी। हमारे लिए कोई योजना नहीं बनी 74 सालों में। अगर कोई योजना ब्राह्मणवादियों ने बनाया तो विधवा पेंशन की योजना बनाया, वृद्धा पेंशन की योजना बनाया, मिड डे मील के सहारे चलने वाला प्राइमरी स्कूल की शिक्षा बनाया। अगर इससे बड़ी योजना बनाने का काम किया तो हमें मजदूर बनाने का कार्यक्रम चलाया, जिसे नरेगा की योजना कहते हैं। हमें मजदूर बनाने के लिए बाध्य किया गया। ये जीता जागता उदाहरण है देश का, हमारे देश की तरक्की का। आज देखिए, देश में गरीबी है, अशिक्षा है, बदहाली है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है। ये किसने पैदा किया? ये आजाद भारत में पैदा किया ब्राह्मणों ने। जब अंग्रेज भारत में था तो इस देश की आबादी 35 करोड़ थी। 35 करोड़ में सिर्फ 11 करोड़ लोग गरीब थे। मगर आज UNO की रिपोर्ट है, अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है कि 135 करोड़ देश की आबादी है, मगर देश में 84 करोड़ लोग गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि जिनकी आमदनी 20 रुपए से लेकर 6 रुपए से लेकर 20 रुपए है। अगर देश में वो पंचायत का चुनाव भी लड़ जाए तो उसकी अमानत जो जमा होती है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, वो चुनाव लड़ने के लिए उसकी सिक्योरिटी भी नहीं जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 84 करोड़ लोगों को इतना उनकी हालात बद से बदतर बना दिया, इतना गरीब और लाचार बना दिया कि उनको चुनाव की प्रक्रिया से 84,000 करोड़ लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर करने का काम इन ब्राह्मणवादी सरकारों ने 74 साल में किया। यह स्थिति है देश की। आज भी देश में 45% लोग अंगूठा टेक हैं। देश 21वीं सदी में जा रहा है। मंगल ग्रह को फतह कर लिए, चंद्रलोक पर पहुंच गए। हम गीत गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
बताइए, सारे जहां से अच्छा 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम गीत गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिंदगी बसर करते हैं मिड डे मील के सहारे प्राइमरी स्कूल पर, जिंदगी बसर करते हो नरेगा की मजदूरी पर, जिंदगी बसर करते हो विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन पर, और गर्व करते हो कि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। साथियों, पर्ची भी आ चुकी है। इस तरह से आपकी आज़ादी पूरी तरह से खतरे में है। 74 साल की आज़ादी को ही जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, उसे हम बचा नहीं पाए, वो भी पूरी तरह से, संविधान भी खतरे में पड़ गया है। इसलिए अगर संविधान को बचाना चाहते हो और इस देश का मालिक बनना चाहते हो, राजपाट करना चाहते हो, अपना हक अधिकार लेना चाहते हो, तो आइए हमारे साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे देश के अंदर आज़ादी का आंदोलन, आपकी आज़ादी का आंदोलन चलाने का काम कर रहा है। हमको जो भी अधिकार मिला है वो समाज के नाम पर मिला है। हम समाज के नाम पर सारा अधिकार हमें लिया है, इसलिए हम सामाजिक सरोकार रखते हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए मेरे साथियों, हम आपसे ये वादा दिलाते हैं कि अगर जितने भी हमारे देश के मूल निवासी लोग हैं, एससी बीसी, अहिर गड़रिया कुर्मी केवट चमार पासी धोबी धरिचाल लोहार कोहार नाव तेली मूच कलवार, जिस दिन एक मंच पर आओगे तो आपकी कोई ताकत नहीं दुनिया की जो आपको इस देश में राजपाट कम करने से रोक दे। हमारा देश जो है, आपको इस देश के मूल निवासियों को इस देश का मालिक बनाना है। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आजादी का आंदोलन जो देश में चल रहा है उसे कामयाब बनाने का काम करेंगे और देश में राजपाट कायम करने का काम करेंगे। 2 पंक्तियां समर्पित करते हुए आपसे विदा लेता हूं कि जिसमें हिम्मत है कुदरत में दखल देते हैं, जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं, राह में कांटे हो उसको भी मसल देते हैं, खौफ की दुनिया से बदलते नहीं रहे अपनी, अरे मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं। आपने हमें सुना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। अरे सर, ये क्या सिस्टम है? धन्यवाद सर। समय का अभाव होने की वजह से पूरा समय आपको नहीं दिया गया। अब हमारे अगले वक्ता, जिसका हम बेसब्री से कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, माननीय विकास पटेल जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नई दिल्ली, आए अपनी बात रखें सर। हेलो, धन्यवाद संचालक जी, मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण और सामने बैठे और खड़े साथियों, मुल्क की आज़ादी को 73-74 साल हो गए और 73-74 साल की आज़ादी में इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसे ओबीसी कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, पिछड़े वर्ग की गिनती आज़ादी के 73-74 साल में नहीं हुई। अब देश में हम सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन सबसे बड़ी आबादी की अगर देश में गिनती नहीं हुई आज़ादी के 73-74 साल में, तो हम लोग इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हम लोगों को इस देश के अंदर कितना उपेक्षित रखा गया है, जबकि आधी से अधिक आबादी है और हमारे वोट के बगैर कोई भी सरकार बनती नहीं। जितनी भी सरकार बनती है वो हमारे वोट से बनती है। अगर हमारे वोट के बगैर किसी की सरकार बन नहीं सकती है, लेकिन क्या कारण है कि हमारे वोट से ही सभी की सरकार बनती है, लेकिन हमारी ही समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है, इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। जब हमारी जनगणना ही नहीं हुई तो हमको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी कहाँ से मिलेगी? शेड्यूल कास्ट की इस देश में जनगणना अलग से होती है, शेड्यूल ट्राइब की इस देश में अलग से जनगणना होती है। जब शेड्यूल कास्ट की अलग से जनगणना होती है तो शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से बजट भी अलॉटमेंट होता है उनके विकास के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से बजट अलॉट होता है उनके विकास के लिए, लेकिन पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कोई बजट अलॉट नहीं होता है अलग से। तो ये जो सारी स्थिति है, ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि पिछड़े वर्ग के अंदर जागृति और चेतना का अभाव है। पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार के बारे में जागृत नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर हक अधिकार के बारे में चेतना ना होने की वजह से पिछड़े वर्ग के लोग लगातार वोट तो कर रहे हैं, वो वोट भी दे रहे हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं,
लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग ये नहीं तय कर पाए कि हमें लड़ना किससे है। ये आज़ादी के 73-74 साल में हमारे लोग नहीं तय कर पाए, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर ये चेतना नहीं। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये जानने और समझने की जरूरत है। ये जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, इस परिवर्तन यात्रा को निकालने के पीछे का जो मकसद है, वो मकसद यही है कि हमारे लोगों के अंदर अपने हक अधिकार को लेकर के जागृति और चेतना निर्माण किया जाए। क्योंकि आज हमको हमारी गिनती नहीं हो रही है, हमको किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ये हमको क्यों नहीं मिल रहा है? जब देश में हम आधे से अधिक हैं, हमारी आबादी आधे से अधिक है, जब हम आधे से अधिक हैं तो हमको हमारा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? और लोकतंत्र में अब रानी के पेट से तो राजा पैदा नहीं होता है। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करता है, बल्कि बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है। अभी ईवीएम मशीन से पैदा होता है। लेकिन ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स से जो राजा पैदा होता है, उसमें जिसके वोट ज्यादा होंगे उसका राजा बनेगा, जिसके वोट ज्यादा होंगे उसका राजा बनेगा। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या देश में ज्यादा है, पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट देश में ज्यादा है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि हम जब अपने लोगों को देखते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के घर में पैदा हुए, तो हमको लगता है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि हमारे समाज के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जो हमारे लोग हैं, हमारे ही लोग अपने को पिछड़ा वर्ग नहीं मानते, हमारे ही लोग अपने को ओबीसी नहीं मानते हैं। बल्कि हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर तो जाति का भूत सवार है। कोई यादव बना घूम रहा है, कोई यादव क्षत्रिय बना है, कोई कुर्मी क्षत्रिय बना है, कोई मौर्य क्षत्रिय बना है, कोई और क्षत्रिय बना है, कोई और क्षत्रिय बना है। हम सब क्षत्रिय बने घूम रहे हैं और हम सब जाति के नाम पर अलग अलग हैं। और जब हम जाति के नाम पर अलग अलग हैं तो हम अपने को पिछड़ा तो बाद में मानते हैं, पहले बिरादरी का मानते हैं। और जब हम पहले बिरादरी का मानते हैं तो हम 52% कहाँ रह जाते हैं? फिर तो हम 52% रह नहीं जाते, तब तो हम जाति में अलग हो जाते हैं। और जब हम जाति में अलग हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी संगठित ताकत बननी चाहिए, वो हमारी संगठित ताकत नहीं बन पा रही। आप चौराहे पर खड़े हो जाओ, एक एक ओबीसी के आदमी को पूछो, हाँ भाई क्या हो? बोलेगा मैं यादव हूँ। दूसरे को पूछो, बोलेगा मैं कुर्मी हूँ। तीसरे को पूछो, बोलेगा मौर्या हूँ। चौथे को पूछो, बोलेगा मैं गरड़िया हूँ। पांचवें को पूछो, बोलेगा निषाद हूँ। छठे को पूछो, बोलेगा मैं राजभर हूँ। इसमें ओबीसी कोई मिलता ही नहीं। सब अपनी अपनी जाति पर गर्व करते हैं, इसकी वजह से ओबीसी नहीं मिलता। और जब जाति पर गर्व करते हैं तो जाति का नेता भी चुनते हैं। जब जाति पर गर्व करते हैं तो जाति का नेता भी चुनते हैं, पिछड़े वर्ग का नेता नहीं चुनते। पिछड़े वर्ग की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला नेता नहीं चुनते, बल्कि जाति हमारी जाति का है इसलिए नेता चुनते। तो जाति का नेता क्या करता है? जाति का नेता क्या करता है? जाति का नेता अपनी जाति में आता है और क्या कहता है? सारी जाति तो आगे चली गई, अपनी जाति बची हुई है। अपनी जाति को आगे ले जाना है, तो अपनी जाति को आगे ले जाने के लिए क्या करना होगा? तो इकट्ठा आ जाओ हमारे पीछे सारे जाति बिरादरी के लोग। जाति बिरादरी के लोग अपने अपने जाति के नेता के पीछे चले जाते हैं। यादव हुआ तो यादव के पीछे चला गया, कुर्मी हुआ तो कुर्मी के पीछे चला गया, मौर्य हुआ तो मौर्य के पीछे चला गया, केवट हुआ तो केवट के पीछे चला गया, पाल हुआ तो पाल के पीछे चला गया, राजभर हुआ तो राजभर के पीछे चला गया। जाति के नेता के पीछे चले जाते हैं। और फिर जाति का नेता क्या करता है? जब उसके पीछे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सोनिया गांधी के पास चला जाता है और कहता है हमारी जाति के इतने लोग हमारे पीछे हैं, अभी कितना दे रहे हो? एमएलसी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? एमएलए बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? राज्यसभा में भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? पैसा कितना दे रहे हो? अगर लगता है कि सोनिया गांधी थोड़ा कम दे रही है तो अमित शाह के पास चला जाता है और कहता है कि सोनिया गांधी इतना दे रही थी, अभी तुम कितना दे रहे हो? आपका कब सौदा जाति के नेता कर लेते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। जैसे गडरिया जो होता है, जो भेड़ का मालिक होता है, भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कर लेता है। भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कर लेता है
और हमारे जो जाति जाति के नेता हैं वो हमारी जाति जाति के लोगों का सौदा कर लेते हैं। क्योंकि जब आपने जाति मान लिया तो फिर तो आपका जानवर की तरीके से सौदा होना तय ही है, क्योंकि इंसानों में जाति व्यवस्था नहीं होती है। जाति तो जानवरों में होती है, इंसानों में जाति नहीं होती है। जो आदमी अपने को जाति में मान लिया तो वो जानवरों के लेवल पर आ गया, तो फिर उसका तो सौदा होना ही होना है। जो अपने को जाति मान लिया, जाति इंसान में नहीं होती, जाति जानवर में होती। जैसे आप सड़क पर जाओ, आप गाय देखोगे बोलोगे गाय, घोड़ा देखोगे बोलोगे घोड़ा है, भैंस देखोगे बोलोगे भैंस है, कुत्ता देखोगे बोलोगे कुत्ता है। क्यों? जानवरों में जाति होती है। आप देख करके ही बता सकते हो कौन किस जाति का। इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े से बड़े प्रकांड विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ और उसको कहो कौन किस जाति का है, बता दो। बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि इंसान में जाति नहीं होती, जाति जानवर में होती है। लेकिन हमारे दिमाग में जाति भर दी गई है। हमारे दिमाग के अंदर जाति ठूस ठूस के भर दी गई है। इंसान में जाति नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के दिमाग में जाति है। और जो हमारे लोगों के दिमाग में जाति है तो हम जाति जाति के नाम पर गर्व कर रहे हैं। और जब हम जाति जाति के नाम पर गर्व कर रहे हैं तो हमारी समस्याएं कम नहीं हो रही, हमारी समस्याएं लगातार बढ़ रही। अब क्या जाति हमारे बाप दादा ने बनाई? जाति क्या किसी यादव ने बनाई, किसी कुर्मी ने बनाई, किसी मौर्य ने बनाई, किसी गरड़िया ने बनाई, किसी निषाद ने बनाई, किसी राजभर ने बनाई? नहीं, हमारे पुरखों ने जाति नहीं बनाई। इसका सबूत क्या है? अगर हमारे पुरखों ने जाति बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने को ही नीचे रखता है? अगर हमारे पुरखे पूर्वजों ने जाति व्यवस्था बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख नहीं हो सकता है कि अपने को ही नीचे रख लेता। कम से कम बनाने वाला अपने को तो सबसे ऊपर रखेगा। अगर आप जाति व्यवस्था देखो तो उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है। इससे ये बात साबित होती है कि ब्राह्मणों ने देश में जाति व्यवस्था बनाने का काम किया। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है, आखिर ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था क्यों बनाई? उनको क्या बेनिफिट हो रहा है जाति व्यवस्था बनाने का? तो ब्राह्मण जो हैं वो इस देश के मूल रूप से रहने वाले नहीं हैं, ऐसा डीएनए रिपोर्ट से साबित हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को ये खबर छप करके आई कि भारत में जो ब्राह्मणों का डीएनए है वो यूरेशियन है। पहले किताबों में पढ़ाया जाता था कि आर्य लोग बाहर से आए, लेकिन अभी डीएनए रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि जो ब्राह्मण हैं वो मूलतः यूरेशियन लोग हैं और यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। तो जो ब्राह्मण विदेशी लोग हैं, यूरेशियन लोग हैं, उन्होंने ऐसा सोचा कि यहाँ के लोगों की तो संख्या ज्यादा है, इनके ऊपर अगर हमको राज करना है तो इनको डिवाइड करना होगा। आज भाजपा वालों का जो विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग। क्या बोलते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग। असल टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? असल टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये लोग हैं। जब सम्राट अशोक का राज था, मौर्यकालीन भारत था, तो अफगानिस्तान तक भारत की सीमा थी। अफगानिस्तान तक भारत था। भारत छोटा होता गया, छोटा करते गए, छोटा करते गए, टुकड़े टुकड़े करते गए। और जो भारत का समाज है इसको 6743 जातियों में विभाजित करने का काम किया, बांटने का काम किया। हर जाति का अलग नाम दिया, हर जाति का अलग काम दिया, हर जाति की अलग पहचान दिया। और ये जो ऊपर है इसको 2 जूता लगता है। तो इसको जब 2 जूता लगता है तो ये सोचता है मुझे 2 जूता लगा। तो ऊपर नहीं देखता कौन मार रहा है, तो ये नीचे वाले की तरफ देखता, कहता हमारे से नीचे वाले तो 4 जूता पड़ रहा है। तो खुश हो जाता है, मुझे तो 2 ही पड़ा, मेरे से नीचे वाले को 4 पड़ रहा है। अब जिसको 4 पड़ता है वो भी ऊपर नहीं देखता, वो भी नीचे देखता है, मुझे तो 4 ही पड़ा, मेरे से नीचे वाले तो 8 पड़ रहा है। और जिसको 8 पड़ा वो ऊपर नहीं देखता, वो भी नीचे देखता है, मेरे से नीचे वाले तो 12 पड़ रहा है। तो ये जो कर्मिक असमानता की व्यवस्था बनाई, ये जाति व्यवस्था है एक तो। और जाति व्यवस्था में भी कर्मिक असमानता है। कोई जाति ऊपर है, कोई उसके नीचे है, कोई उसके नीचे है, कोई उसके नीचे, कोई सबसे नीचे है। इस प्रकार की जो व्यवस्था बनाया ये हमारे लोगों को विभाजित करने के लिए, ताकि हम लोग संगठित होकर के लड़ाई ना लड़ सकें। तो ये हजारों साल से व्यवस्था बनाया।
और आज भी हम उस व्यवस्था के शिकार हैं। चलो हमारे पुरखे अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, नहीं पढ़े लिखे थे, तो उनको ज़बरदस्ती से ये व्यवस्था थोप दिया। लेकिन आज तो हम लोग जानकार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, और संविधान ने जो 6000 जाति के टुकड़े थे उनको SC ST OBC माइनॉरिटी 4 भागों में बाबा साहब अम्बेडकर ने डिक्लेयर कर दिया, उनको 4 प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज भी हम जाति 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 में ही बटे हुए हैं। और ये जो जाति जाति में हम लोग बटे हुए हैं, इसकी वजह से जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, वो हमारे हक अधिकार की लड़ाई को हम लोग लड़ नहीं पा रहे हैं और हमारी लड़ाई कमज़ोर हो जा रही है। इसके लिए 52% OBC तो है, लेकिन 52% OBC को 52% हिस्सा नहीं मिल रहा है, क्योंकि गिनती में तो हम 52% हैं, लेकिन दिमाग से हम 52% कहाँ हैं। जब हम यादव हो जाएंगे तो 52 कहाँ रहेंगे, जब हम कुर्मी हो जाएंगे तो 52 कहाँ रहेंगे, जब हम मौर्य हो जाएंगे, निषाद हो जाएंगे, राजभर हो जाएंगे तो 52 कहाँ रहेंगे। हम जब OBC रहेंगे तब 52 रहेंगे, लेकिन हम OBC रहते कब हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मंच से बोलते समय तक। जब इधर से लोग बोलते हैं तब 52 रहते हैं। इधर से उतर के उधर गए, हाथ मिलाया बिरादरी के आदमी को, बोला देखा हम भी बिरादरी है, तुम भी बिरादरी हो, थोड़ा आगे बढ़ाना है बात को। तो क्या हो गया? जितना यहाँ 1.5 घंटे बोला, 1 घंटे बोला, इधर उतरते ही सत्यानाश कर दिया, सारा खत्म कर दिया, पानी डाल दिया सब पे। तो ये जो जाति की चेतना है, ये जाति की चेतना से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव हुआ था। 17 के चुनाव के पहले भाजपा वाले जिस जाति में गए, जब कुर्मी में गए तो अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बनाने लगे, जब मौर्य में गए तो केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने लगे, जब राजभर में गए तो ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने लगे। ऐसे अलग अलग जातियों में गए तो अलग अलग जाति के आदमी को मुख्यमंत्री बनाने लगे। तो सारी जाति के अंदर जातीय चेतना होने की वजह से जाति के लोगों ने क्या किया? चलो भाई हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए भाजपा को वोट देना है। जाति चेतना थी। अगर OBC की चेतना होती तो पूछता कि 73-74 साल में हमारी जनगणना नहीं हुई और तुम लोगों ने नहीं किया तो वोट क्यों दे, वो पूछता। लेकिन वर्गीय चेतना तो है नहीं, OBC की चेतना तो है नहीं, जाति चेतना है। तो उसको लगा क्या हमारा आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा आदमी मुख्यमंत्री बन जाए। और सारे बिरादरी के लोगों ने हमारा आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, इस चक्कर में वोट दिया। और जब बीजेपी को बहुमत मिल गया तो फिर क्या किया? केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ ने इतने सांड पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए कि आज किसान सांडों से परेशान है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी से परेशान है, यूपी में सांडों से परेशान है। दिल्ली में किसान नरेंद्र मोदी से परेशान है और यूपी में सांडों से परेशान है। इतने सांड छोड़ दिए। कौन सी बिरादरी है जिसकी कुटाई पिटाई नहीं हो रही? कोई बिरादरी पिछड़े वर्ग की बची है जिसकी कुटाई पिटाई नहीं हो रही है? सैकड़ों तो फर्जी इनकाउंटर हुए पिछड़े वर्ग के लोगों के, सैकड़ों फर्जी इनकाउंटर, कम से कम 150-200 फर्जी इनकाउंटर हुए पिछड़े वर्ग के लोगों के। गोली मारी जा रही है लगातार, इतना मनोबल बढ़ गया है। लोगों के घरों पे कब्जा किया जा रहा है, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा टार्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक जाति का मामला नहीं है। तब पिछड़ी जातियों को यादवों के विरोध में भड़काया गया। ले गए सब यादव, ले गए सब यादव। यादव नहीं ले गए, लेकिन हमारे लोगों की आदत क्या है? कान तो देखते नहीं है कि है नहीं है। कौआ कान ले गया तो कौए को दौड़ा लेते हैं, कान देखते ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश थी कि यादवों के विरोध में दूसरी पिछड़ी जातियों को मोबिलाइज किया जाए बीजेपी की तरफ। ये तो बहुत बड़ी साजिश थी और उस साजिश का हमारे लोग इसलिए शिकार हो गए कि हमारे लोगों के अंदर जाति चेतना थी और उस साजिश का शिकार हो गए। और आज सबकी कुटाई पिटाई हो रही है। आज कोई जाति बिरादरी का आदमी बच नहीं रहा है जिसकी कुटाई पिटाई ना हो रही हो। तो हमको इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जाति जागृति है, ये हमारे सत्यानाश का कारण बन रही है। हमें अपने हक अधिकार के बारे में जागृत होना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा। मान लो तुम्हारी जाति का बना ही दिया, मान लो बना दिया, तुम्हारे जाति का MP बना दिया, तुम्हारे जाति का MLA बना दिया। वो जाति का नेता आता है और कहता है कुर्मी के बेटे को सम्मान दिया, उसको मंत्री बनाया,
राजभर के बेटे को सम्मान दिया, उसको मंत्री। अरे सम्मान क्या दिया, तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है। एक को मंत्री बनाया, एक को राज्यसभा भेजा, एक को एमएलसी बनाया, और तुम्हारा सारे लोगों का समर्थन भेड़ बकरी की तरीके से तुम्हारा सारा वोट ले रहा है, और तुम्हारा एक भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि सारा काम पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में हो रहा है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा, और इस बात को समझ करके हम लोगों को ये कहना पड़ेगा, कोई भी नेता है, हमारे बिरादरी का नहीं, हमारे घर का भी नेता है, तो उसको पूछना पड़ेगा 74 साल में हमारी गिनती नहीं हुई, बताओ तुम्हारी पार्टी स्टैम्प पेपर पर लिखकर देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है कि तुम्हारी सरकार आएगी, तुम्हारी गिनती करेंगे। स्टैम्प पेपर पर लिख करके दोगे तो सपोर्ट करेंगे, नहीं दोगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कहना पड़ेगा कि हम 52% हैं, जब शेड्यूल कास्ट को 52% है, जब शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में है, शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में है, तो हमें भी संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। तुम्हारी पार्टी लागू करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, पहले ये बताओ। जाति बिरादरी की बात मत बताओ कि तुम्हारी बिरादरी को सांसद बनाया, तुम्हारे बिरादरी को मंत्री बनाया, उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे समाज को अधिकार चाहिए, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है ये बताओ। ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा। आज रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? अभी एबीएससी की पोस्ट आई, एबीएससी का रिजल्ट आया, 10-12% में निपटा दिया, ओबीसी को 27% भी नहीं दिया। अगर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बना होता तो जो लोग इस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं रिजर्वेशन के साथ में, उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाती। अब रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट है ही नहीं देश में, तो लोग रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नेताओं से पूछें कि रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट क्यों नहीं बना रहे, इसके लिए तुम लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हो, ये बात क्यों नहीं बोल रहे हो। न्यायपालिका में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खानदानी जज बनते हैं, कोलेजियम सिस्टम है। उनका बाबा जज था इसलिए उनका नाती जज हो जाता है, उनका नाना जज था इसलिए वो जज हो गए, उनका चाचा जज था इसलिए वो जज हो गए, उनका बाप जज था इसलिए वो जज हो गए। उन लोगों का कब्जा है। उन लोगों का कब्जा क्यों है? क्योंकि कोलेजियम सिस्टम है, जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। न्यायपालिका में बाबू बनने के लिए परीक्षा होती है, न्यायपालिका में चपरासी बनने के लिए परीक्षा होती है, लेकिन न्यायपालिका में जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। तो ये पूछना पड़ेगा हमारे नेताओं को, ये बात क्यों नहीं बोल रहे हो, ये बात क्यों नहीं उठा रहे हो। अगर हम लोग साथियों अपने हक अधिकार की बात लोगों को पूछना शुरू कर दें, नेताओं को पूछना शुरू कर दें, तो नेताओं की मजबूरी हो जाएगी इन मुद्दों को उठाना। और लोकतंत्र में जिनके मुद्दे चर्चा में होते हैं उन्हीं के मुद्दों का समाधान होता है, उन्हीं की समस्याओं का समाधान होता है। जिनके मुद्दे चर्चा में नहीं होते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो हमें जाति के ऊपर उठना पड़ेगा और अपने मुद्दे के आधार पर हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मुद्दे के आधार पर जो पिछड़ों की लड़ाई लड़े वो हमारा नेता है, हमारी बिरादरी का है इसलिए हमारा नेता है, ये जो मानना है यही हमारी भूल है और इसकी वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है। और अगर ऐसे हम ही करते रहे तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को जागृत होने की ज़रूरत है। दूसरा जो बड़ा मामला है, एक तो जाति का नशा है, दूसरा धर्म का नशा हमारे लोगों के ऊपर है। 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया। 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? जिसके पास दांत है उसको चना नहीं दिया जाएगा, जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जो ओबीसी सक्षम है अपने बच्चे को महंगी एजुकेशन दिलाने के लिए, वो क्रीमी लेयर में आ गया। रुक जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाद में बात, बैठ जाओ। लोग सुन रहे हैं तो पढ़ने के लिए मत दो, बाद में दे दो या पहले दे दो। तो क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? जो ओबीसी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है वो तो क्रीमी लेयर में आ गया, और जो पढ़ा नहीं सकता है वो रिजर्वेशन से अपने आप ही बाहर हो गया। तो रिजर्वेशन ऊपर से भी खत्म हो गया, रिजर्वेशन नीचे से भी खत्म हो गया। ये बड़ी साजिश ओबीसी के साथ 16 नवंबर 1992 को हो गई।
अब ये जो बड़ी साजिश हो गई, अगर ओबीसी के लोग इस पर सोचते कि आखिर जब शेड्यूल कास्ट की संख्या के अनुपात में आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में आरक्षण है, तो ओबीसी को 52% आरक्षण क्यों नहीं है? अगर इस पर सोचते, जब शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं है तो ओबीसी को क्रीमी लेयर क्यों है? अगर इस पर सोचते शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग, तो सोचते सोचते इस बात का पता चलता कि 31 ब्राह्मण वकील मंडल कमीशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे और पैसा लेकर के एक भी ब्राह्मण वकील मंडल के समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लालू प्रसाद यादव जी झोले में पैसा लेकर के सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काट रहे थे। कोई भी बड़ा वकील मंडल कमीशन की केस को लेने के लिए तैयार नहीं था। बाद में लालू जी ने राम जेठमलानी को कहा, आप ही लड़ लो। राम जेठमलानी ने कहा, हम तो क्रिमिनल एक्सपर्ट हैं, हम सिविल तो देखते नहीं। लालू जी ने कहा, फिर भी आप ही लड़ लो, आपका नाम बड़ा है, कोई मिल ही नहीं रहा बड़ा वकील लड़ने के लिए। तो ये स्थिति है। जब ओबीसी के लोग इस बात को समझते तो ओबीसी को समझ में आता कि ये धोखाधड़ी करने वाले ये लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। और जब उनको ये बात समझ में आती तो उनको ये भी पता चलता कि हमारे हक अधिकार पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो इसलिए जो ओबीसी के लोग हैं वो अपना मोर्चा निकालते कि हमको जितनी हमारी संख्या है उतना हमको मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता, ब्राह्मण जो हमारे हक अधिकार पर कब्जा किए हुए हैं वो हक अधिकार हम हासिल करने में सफल हो जाते। ब्राह्मणों ने सोचा ये तो बहुत खतरनाक मामला है, इनके हक अधिकार पर हमने डाका डाला हुआ है। अगर ये सोचते सोचते समझ गए हमने इनके साथ धोखाधड़ी कर दिया तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इनकी संख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से ये सफल हो जाएंगे, ये अपना हक अधिकार ले लेंगे। लोकतंत्र में इनकी संख्या ज़्यादा है तो ये अपना हक अधिकार ले लेंगे। तो उन्होंने सोचा इनकी लड़ाई की दिशा को बदलना पड़ेगा। और लड़ाई की दिशा को बदलने के लिए फिर क्या किया, लड़ाई की दिशा को बदलने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों ने कहा, अयोध्या में बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए थे वहां हम राम जी का मंदिर बनाना चाहते हैं, मगर ये मुसलमान लोग बनने नहीं दे रहे हैं, चलो अयोध्या। तो जिन ओबीसी के लोगों को मंडल कमीशन की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जिन ओबीसी के लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो ओबीसी के लोग कूच कर गए बाबरी मस्जिद गिराने। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। अब ये जो मंडल में ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई कि 52 को 27 मिला, 27 में भी क्रीमी लेयर लग गया, मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी सिफारिश नहीं लागू की गई, ये धोखेबाजी दब गई। और मंदिर किसने गिराया, मस्जिद किसने गिराया, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, मस्जिद जिसने गिराई उसको क्या होगा, ये चर्चा शुरू हो गई। और हमारी जो मंडल कमीशन की लड़ाई थी, जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई थी, वो गायब हो गई। हमारे लोगों ने सोचा हमने तो मुसलमानों का किला ढहा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे मुसलमानों की एक मस्जिद गिराया, लाखों मस्जिदें पूरे देश में हैं मुसलमानों के पास नमाज पढ़ने के लिए, मुसलमानों के पास लाखों मस्जिदें हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो उनकी एक मस्जिद गिराया, उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ओबीसी की लाखों नौकरियां चली गई तो ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान इस लड़ाई से हो गया। और अभी मंडल कमीशन का मंदिर का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से। मोदी जी जो कहते हैं हम पिछड़े वर्ग के हैं, उन्होंने ट्रस्ट भी बना दिया और ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के आदमी को नहीं रखा। चलो हम कहते हैं दूसरे ओबीसी के लोग खराब होंगे, अच्छे वाले हिंदू नहीं होंगे, लेकिन विनय कटियार तो अच्छे वाले हिंदू थे, चूंकि बाबरी मस्जिद गिराने के आंदोलन में वो भी शामिल थे। कल्याण सिंह तो अच्छे वाले हिंदू थे, उमा भारती तो अच्छे वाली हिंदू थी, प्रवीण तोगड़िया तो अच्छे वाले हिंदू थे। कम से कम उन्हीं को ट्रस्ट में रख लेते, दूसरे खराब हिंदुओं को ना रखते, अच्छे वालों को रख लेते, लेकिन उनको भी रखने का काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि पिछड़े वर्ग का हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करो और फिर इन्हीं का सत्यानाश करो, ये कार्यक्रम चल रहा है। दो समय हम पहले नंबर के हिंदू हो जाते हैं। जब मुसलमानों से लड़ना हो तो हम एकदम पहले फर्स्ट क्लास के हिंदू हैं पिछड़े वर्ग के लोग,
और जब वोट देना है तब पहले नंबर के हिंदू हैं, फर्स्ट क्लास वाले हिंदू हैं। लेकिन जैसे हम अपने हक हिस्से की बात करेंगे, हक अधिकार की बात करेंगे, तब हम हिंदू नहीं रहते, तब तो हम नीच हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं, यादव कुर्मी मौर्य गरड़िया हो जाते, तब हम उनके लिए हिंदू नहीं रहते। तो हिंदू के नाम पर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इस साजिश को समझने की जरूरत। रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो उनको ब्राह्मणों ने धक्के मार दिया, तब वो अच्छे वाले हिंदू नहीं थे। और जब चंदा लेने की बात आई तो सबसे अच्छे वाले हिंदू हो गए, पहले नंबर वाले हो गए, सबसे पहले चंदा उनसे शुरू किया। तो ये जो साजिश देश में चल रही है, इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा पता है? ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। ब्राह्मण ये जानते हैं अगर हम पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में जाएंगे और उनको कहेंगे पिछड़े वर्ग के भाइयों, हमने तुमको शूद्र बनाया था, पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, पाबंदी लगाई थी, रोक कर रखा था, तुमको गुलाम बनाया था, तुम हमें वोट दे दो। कोई भी पिछड़े वर्ग का आदमी वोट देने वाला नहीं है, बल्कि लाठी निकाल करके दौड़ा भी सकता है। तो इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा ये तो खतरनाक मामला है, इस तरीके से किया नहीं जा सकता है। अगर वो शेड्यूल कास्ट के बीच में जाए और कहे तुमको हजारों साल से अछूत बनाया, तुम हमें वोट दे दो, तो वो भी वोट देने वाला नहीं। अगर आदिवासी के बीच में जाए और कहे आदिवासी भाइयों, हमने तुमको हजारों साल से जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, तुम हमको वोट दे दो, तो वो भी वोट देने वाला नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सोचा हमारी संख्या 3.5% है, 3.5% के वोट के आधार पर हम तो गांव का पंच नहीं बन सकते, गांव में सरपंच नहीं बन सकते, तो देश की पंचायत पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर कब्जा करना है तो क्या करना होगा? तो इनकी गली मोहल्ले में जाना होगा। ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आते हैं और क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। एक एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए देश को बचाना है। ओबीसी के लोग तो हमेशा देश को बचाने के लिए आगे रहे। क्यों आगे रहे? क्योंकि ये देश ही हमारा है। असल देश की भावना तो हमारे पास में है। सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं जो विदेशी लोग हैं। देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं जो विदेशी लोग हैं, और देश के असल हम हैं। तो देश की भावना तो हमारे अंदर है। इसलिए जब अंग्रेजों को भगाना हुआ तब भी हम आगे थे, और आज भी जब देश की बात आती है तो हम आगे रहते हैं। मिलिट्री में देखो तो सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं। क्यों है? क्योंकि देश की भावना हमारे अंदर है। SC ST OBC माइनॉरिटी ही इस देश के मूल निवासी हैं। तो देश के बचाने के नाम पर मुसलमानों के विरोध में भड़काते हैं कि मुसलमान विदेशी हैं। मुसलमान विदेशी हैं क्या? मुसलमान विदेशी नहीं है, मुगल विदेशी थे, और मुगल विदेश से आए थे। मुगलों की नस्लें तो खत्म हो गई, मुगलों की नस्लें खत्म हो गई। तो मुगल विदेशी थे। जो भारत में मुसलमान हैं वो हम ही से धर्म परिवर्तन किए। आज अगर हम में से कोई इस्लाम स्वीकार कर ले, मुसलमान बन जाए, तो विदेशी थोड़े हो जाएगा। वो तो यही कहा है ना, उसके बाप दादा खानदान यही कह रहे। तो भारत में जो करोड़ों मुसलमान हैं वो हमारे ही भाई हैं। ब्राह्मणों के उत्पीड़न से, प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया वो मुसलमान हो गए, जिन लोगों ने सिखिज्म स्वीकार किया वो सिख हो गए, जिन लोगों ने बुद्धिज्म स्वीकार किया वो बुद्ध हो गए, जिन लोगों ने जैनिज्म स्वीकार किया वो जैन हो गए। अलग अलग धर्मों में हमारे लोग गए, ये हमारे ही लोग हैं। तो ये हमको लड़ाने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, और हमको आपस में लड़ाते लड़ाते, मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते इस देश की व्यवस्था पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। इस देश की मीडिया तंत्र पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। अभी किसान दिल्ली घेरे हुए हैं, सरकार कोई समाधान नहीं निकाल रही है। क्यों नहीं निकाल रही है? क्योंकि सरकार को लग रहा है हम तो EVM से चुनाव जीत रहे हैं, हमें किसान नाराज हो जाए या खुश हो जाए क्या मतलब है, हम तो EVM से जीत जाएंगे। तो देश में जो परिस्थिति बन रही है वो बहुत भयानक परिस्थिति बन रही है। हम लोग आरक्षण की लड़ाई अभी लड़ नहीं पाए, आरक्षण ले नहीं पाए, और आरक्षण खत्म होने की पूरी तैयारी हो गई। आरक्षण लगभग 0 हो गया है, क्योंकि आरक्षण जहाँ जहाँ है वो सरकारी जगह है, और सरकारी जगह नरेंद्र मोदी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन रेलवे नहीं बचने दूंगा।
देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन बीएसएनएल नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन कोई एयरपोर्ट नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन देश की जितनी संपत्ति है वो सब अडानी अंबानी को दे करके ही जाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है। तो जहां जहां आरक्षण है सरकारी जगह पर वो तो सब प्राइवेट हो रहा है, अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। तो रिजर्वेशन तो खत्म हो रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक के पास है, खेती योग्य जमीन, उसको पूंजीपतियों के नियंत्रण में देने के लिए 3 काले कानून आ गए। तो इसलिए हम लोगों को इस बात के लिए समझने की ज़रूरत है और समझकर मजबूती से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये 19-20 मुद्दों को लेकर के अभी आपको पर्चा मिल जाएगा। ये यात्रा इसलिए चलाई जा रही है कि हम अपने लोगों में जागृति और चेतना का निर्माण करें ताकि इस लड़ाई को आने वाले समय में बहुत मजबूती से लड़ा जाए। क्योंकि ये कोई इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, अभी ये जनरेशन की लड़ाई आ गई है। आपकी आने वाली नस्लें अडानी अंबानी का गुलाम बनेगी या आज़ाद होकर के इस देश पर राज करेंगी, ये तय करने का, ये फैसला करने का समय है। निश्चित रूप से अगर हम लोग आज जागृत हैं, पढ़े लिखे हैं, संविधान हमारे फेवर में है, तो हम लोग अपनी आने वाली नस्लों को अडानी अंबानी का गुलाम नहीं होने देंगे, बल्कि इस देश का शासक बनाने का काम करेंगे। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इस बात के लिए यात्रा निकाली गई है। आप सभी और इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा इस देश में मिलेगा। ये ब्राह्मण नहीं तय करेंगे, अब इसे हम लोग तय करेंगे। अभी हम मांगते रहे हैं, अभी हम देने लायक बनेंगे और हम लोग इस बात को तय करेंगे कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ब्राह्मण जितना है उनको भी देंगे और हमारे लोग जितना है हम लोग भी अपने हक अधिकार पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। तो साथियों, आप इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। आपने इस